वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत एंड ऑफ कोर्स द लास्ट आवर बिफोर हमारी प्री इफ्तार ट्रांसमिशन का, जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं उलमा इकराम और उनसे रहनुमाई लेते हैं किसी ना किसी समाजी इशू के ऊपर। थोड़ी देर पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर आपके ससुराल में आपका पहला रमज़ान हो तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या मुख्तलिफ लाइट हार्टेड एक्सपीरियंसेस होते हैं। सहरी और इफ्तार में आपकी पूरी रूटीन बदल रही होती है, और अपने घरों में तो शायद हम काफ़ी रिलैक्सड होते हैं, लेकिन शादी के बाद जो इतनी बड़ी तब्दीली है, हाउ डू यू एडजस्ट टू दैट। इसके अलावा रमज़ान का महीना और आने वाली ईद यकीनन बहुत सारे ख़र्चों से मुंसलिक होती है। इसी गुफ्तगू को अगर आज आगे लेके चलते हैं तो एक बहुत बड़ा इशू ख़र्चा, यानी किसी को उसकी पॉकेट मनी देना, ख़ुसूसन अपनी बीवी को उसकी पॉकेट मनी देना अगर वो खातून खाना है। अगर शरीयत की, दीन की रूह से देखा जाए इसकी क्या अहमियत है। अगर हम ये मानते हैं कि हमारे फैमिली सिस्टम में और ख़ुसूसन जो दीनी और शरई अहकामात हैं उसमें घर की देखभाल करना, बच्चों की परवरिश करना, उनकी तरबियत करना, ये ख़वातीन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, और वो एज़ सच बाहर जाके रुपया पैसा नहीं कमा रही, लेकिन माल पे उसका हक़ कैसे है, क्या उसके इस ख़र्चे के लिए, स्नान नफ़के के लिए किस तरह उसके हाथ में ख़र्चा पानी रखना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब रिश्तों में दरार पड़ती है, जो मुश्किलात सामना करते हैं किसी भी मैरिड कपल में, उसमें एक बड़ी मुश्किल या एक बड़ा चैलेंज फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ ही होते हैं कि नहीं, आप समझ नहीं पा रहे होते कि ये ख़र्चा आपने किस तरह संभालना है, कैसे आपकी वो आपसी इक्वेशन बनेगी। तो आइए ज़रा इसके ऊपर रहनुमाई लेते हैं। आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, और आज ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है क्योंकि ख़वातीन से जुड़ा हुआ मसला है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा एहसास के साथ, ज़्यादा कंपैशन के साथ इस पर बात कर पाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं और वेरी फेवरेट फरहाना ओवैस साहिबा। बहुत शुक्रिया फरहाना आपा, वक्त निकालने के लिए। रमज़ान मुबारक आपको भी बहुत मुबारक। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सरबत अस्करी साहिबा। सरबत आपा, आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपके भी वक्त निकालने का। आज वैसे तो लेडीज़ फ़र्स्ट कहा जाता है, लेकिन आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए कि ख़वातीन को, ख़ुसूसन खातून खाना का ख़र्चा पानी, वैसे तो अगर आप देखें दीन के अहकामात ये हैं कि ना नफ़का, अपना बच्चों की कफ़ालत करना, खातून की कफ़ालत करना एक शौहर पे फ़र्ज़ है, लेकिन पॉकेट मनी की कोई गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिलचस्प आपने आज का टॉपिक रखा है, और मैं तो इस पे आगाज़ में ही अर्ज़ करूँगा कि सारी जेब ही बीवी की होती है तो पॉकेट मनी तो कोई तस्वुर मेरे नज़दीक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये अच्छा होता है कि जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, उनसे हट कर आप कुछ एक्स्ट्रा करें, जिसको हमारे यहाँ शरीयत की इस्तिलाह में नफ़ल कहा जाता है, यानी इजाफ़ी चीज़। और शरीयत का भी ये कायदा है कि अगर आपके फ़राइज़ में कोई कमी वाक़ई हो जाती है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नवाफिल से उसे पूरा फरमा देते हैं। तो यहाँ पर भी अगरचे एक औरत की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने शौहर के लिए खाना पकाए, उसके कपड़े इस्त्री करे, आयरन करे, कपड़े धोए वगैरह वगैरह, लेकिन शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो उसके खाने का, पीने का, पहनने ओढ़ने का एहतमाम करे। अब इसके लिए फ़ुक़हा ने फरमाया गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े, अब आजकल के दौर में पंखे, फिर उसके बाद अगर उसकी हैसियत है तो फिर वो एसी, और फिर उसे उसके वालिदैन के जाना है। अगर वो कराची से बाहर रहते हैं तो यकीनी तौर पर फिर उसके लिए उनकी एडजस्टमेंट होगी कि महीने में जाना है या 6 महीने में जाना है, तो ये सारी जिम्मेदारियाँ शौहर पर आयद होती हैं। अब नान नफ़का उन फ़राइज़ में से है, वाजिबात में से है, जिनमें अगर वो कमी करता है या कोताही करता है खुदा न खास्ता, तो ये बीवी का कर्ज है जो उस पर वाजिब रहता है, और मरने के बाद भी वो बकरूद मरता है अपनी बीवी का। लेकिन जहाँ तक जेब खर्च का ताल्लुक़ है, तो अगर जेब खर्च मुकर्रर की जाए तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो नफ़ल के एतबार से आएगा, मुस्तहब है, पसंदीदा है, बेहतरीन है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ज़ौजैन का रिश्ता, ये उसका नहीं है, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे नहीं चलता है ये, या इसमें कोई आइन कवानीन आइन और कवानीन से ज़्यादा इसमें मोहब्बत का इशू होता है। तो जब आप किसी से शादी करते हैं, औरत करती है या मर्द करता है, औरत को खैर बड़ी कुर्बानियाँ देती है, वो अपना घर छोड़ के आती है, अपनी सहेलियाँ छोड़ कर आती है, वो अपना रूम, जिस रूम में उसने ज़िंदगी गुजारी उसे छोड़ कर आती है, पूरे नए माहौल में आकर बचती है। और शौहर जो है वो ये अगर एहसास करता है कि इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, तो उसे भी कुछ छोड़ना होता है। और हमारे यहाँ दोस्तों में ये कहा जाता है कि ये बीवी को प्यारा हो गया है तो अब दोस्तों की महफिल में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा अमूमन 6 महीने, साल, 1.5 साल तक होता है, बाद में फिर वही रूटीन आ जाती है। और मैं समझता हूँ इसकी एक बुनियादी वजह वो नफ्सियाती वजह है कि जब कोई चीज़ इंसान की दस्तरस में नहीं होती तो वो बहुत कीमती और बहुत नायाब होती है, और जब उसकी दस्तरस में आ जाती है तो वो फिर उसकी चीज़ की अहमियत
ख़त्म हो जाती है। एक बड़ी अहम बात मैं यहाँ पे जिस तरह हम सुन्नत की तरफ देखते हैं, हदीस मुबारक भी है कि तोहफ़े दिया करो, इससे दिल करीब आते हैं, दूसरों के दिलों में आपकी कदर ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन ये तोहफ़े तहाइफ़ का जो सिलसिला होता है सरबत आपा, ये शादी से पहले होता है। आप देखिए मंगनी हुई है तो ईदी आ भी रही है, ईदी जा भी रही है, आप कोई तोहफ़ा भी लेके जा रहे हैं, खाली हाथ जाना मायूब समझा जाता है। बीवी को तोहफे इतने कम क्यों मिलते हैं? उसको याद दिलाना पड़ता है कि आज मेरी सालगिरह है, आज मेरी एनिवर्सरी है, तो अब मुझे तोहफ़ा दो, या अब तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, तुम्हें बोनस मिला है तो मेरा तोहफ़ा तो बनता है। ये क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि मज़हब इस्लाम हमारा बहुत प्यारा दीन है और इस प्यारे दीन में इतनी प्यारे प्यारे मामलात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को नाजुक आबगीनों से मुशाबे करार दिया। तो मर्द के लिए औरत तस्कीन का सबब है और बिल्कुल वैसे ही औरत के लिए मर्द भी तस्कीन का सबब है। और जैसा कि अभी मौलाना साहब ने इरशाद फरमाया कि घर अफ़हाम व तफ़हीम से बनते हैं, घर मोहब्बतों के साथ बनते हैं। तो ये जो तोहफ़ा देना सुन्नत रसूल है, अगर ये मोहब्बत के साथ दिया जाए, मोहब्बत से अगर मांगा जाए तो औरत जान भी दे सकती है। और सिर्फ औरत में तब्दीली नहीं आती, बल्कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि मर्द में भी तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। और जब एक घर बनता है, एक प्यारा घर बनता है, तो उस घर की तामीर में, तश्कील में औरत और मर्द दोनों का बड़ा हाथ होता है। और याद रखिए कि ऐसे घरों की तामीर इंजीनियर्स नहीं करते, ऐसे घरों के नक्शे आर्किटेक्ट नहीं बनाते, बल्कि ऐसे घर वो अफराद बनाते हैं जो कि सच्चे आशिक़ खुदा और रसूल होते हैं। तो ये जो तोहफ़े तहाइफ़ देना होता है, ये बड़ा खूबसूरत बात हुआ करती है। मैं कहती हूँ कि अगर एक गुलाब का फूल ही शौहर बाहर से लेता चला आए अपनी बीवी के लिए शाम में, तो उस औरत को वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं कि सोना चांदी बड़ी कीमती चीज़ें दी जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से भी मौलाना साहब ने फरमाया कि जब अपना सब कुछ दे दिया तो फिर ये छोटी छोटी बातों की क्या अहमियत है। बिल्कुल, लेकिन इसमें कहते हैं ना कि आपकी मोहब्बत में इजाफा होता है, एक दूसरे को ये एहसास होता है कि अगला बंदा मेरी कदर करता है। आप उसके लिए अगर कुर्बानी दे रहे हैं, उसके घर की देखभाल कर रहे हैं, उसकी इज़्ज़त की देखभाल कर रहे हैं, तो छोटे छोटे तोहफ़े यकीनन आपके दिल में घर कर जाते हैं। राना आपा, ऑन दी अदर हैंड, कई दफ़ा आज की अगर ख़वातीन की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए, उनकी एक्सपेक्टेशंस, फैंटेसीज़, यहीं पे बात ये हो रही थी कि एहसास की बात, कभी कभार वाकई तोहफ़ों को या इन चीज़ों को उसकी माली कदर पे भी मापा जाता है। ये करके हम अपनी खुशियों को खुद ग्रहण लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सबसे पहले आज यौम विसाल सैयदतुन निसा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उनकी बारगाह में सलाम पेश करूँगी, क्योंकि उन्होंने ही हम ख़वातीन को जो वक़ार, जो इफ़्फ़त, जो अस्मत का एहसास दिलाया, जो इज़्ज़त दी है, यकीनन वो हम पर बहुत बड़ा एहसान है। तो आपने बात की कि ख़वातीन जो हैं वो किसी भी तोहफ़े को माली हैसियत के हिसाब से जांच रही होती हैं कि इसको हमसे कितनी मोहब्बत है। तो यकीनन मोहब्बत में कहते हैं कि जो हिसाब किताब मोहब्बतों में करते हैं ना, वो आशिक नहीं होते, वो मुंशी होते हैं। तो इसलिए ना मोहब्बत को मोहब्बत ही रहने देना चाहिए। और जब आपके पास आपका शौहर कोई भी चीज़ प्यार से, मोहब्बत से लेके आता है, आपकी रिस्पेक्ट के साथ वो आपको देता है, तो कभी भी उसकी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ ये इस बात का एहसास करें कि उसने उस लम्हे को या उस दिन को याद रखा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम चीज़ यही होती है। अगर हम इस चीज़ को अपने जहन में रखते हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, और जो चीज़ वो हमें दे रहा है वो हमारे लिए कीमती होती है। और इसी चीज़ का एहसास अगर हम रखें तो ज़िंदगी ज़्यादा खुशगवार होती है। अच्छा, जिस तरह कहते हैं ना कि सोने के गंगे नहीं, अब कभी आपको कांच की चूड़ियाँ भी बहुत पसंद आ सकती हैं। एंड यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपको क्या मिल रहा है, और यकीनन एहसास और कदर की बात की जा रही है। अच्छा, जो हमारा आज का मौजू था कि ख़र्चा पानी, यानी कई दफ़ा हमने ये देखा है कि घरेलू अखराजात के लिए तो तनख्वाह में से जो पैसे बनते हैं यकीनन ख़वातून के हाथ में रखे जाते हैं कि जी बिजली का बिल दे दीजिए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे दीजिए। लेकिन ज़ाती ख़र्चे के लिए क्या कोई रकम मुअय्यन की जा सकती है, और इसको किस तरह इसके लिए किसी एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए बग़ैर इसको कोई इशू बनाए? सरबत आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि औरत के ऊपर जिस तरीके से उसके फ़राइज़ बहुत ज़्यादा हैं, वैसे ही हुकूक भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला हक़ जो उसका है वो है हक़ महर। हमारे यहाँ बहुत अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि मर्द हज़रात औरतों को सब कुछ दे देते हैं, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन हक़ महर नहीं देते। हक़ महर देना ज़रूरी होता है। और वैसे ही नान नफ़क़े की बात आती है, अगर औरत मर्द के तमाम हुकूक पूरे कर रही है, यानी मर्द के 3 हुकूक सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सबसे पहले ये कि वो हक़ ज़ौजियत अदा करे, उसके बाद आराइश और ज़ेबाइश उसके लिए करे, दूसरों के लिए ना करे बल्कि उसके लिए करे, और उसके अलावा उसके पीछे
اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے. تو مرد کے اوپر بھی ویسے ہی دیکھیں اسلام کے کتنے پیارے اصول ہیں کہ اسلام نے عورت کے اوپر نان نفقہ نہیں قرار دیا بلکہ مرد کے اوپر نان نفقہ قرار دیا. تو مرد کے لیے یہ واجب ہے, عورت اپنے یہاں تک کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ اس کا بھی اجرت طلب کر سکتی ہے. اور عورت اس قدر با اختیار ہے, اس قدر با اقتدار ہے اپنے گھر میں کہ وہ اپنے گھر کی مہارانی بن کے رہتی ہے, اپنے گھر کی ملکہ بن کے رہتی ہے. اور میں درخواست کرتی ہوں کہ گھر کے دیگر افراد سے, چاہے اس میں ساس سسر ہیں, چاہے اس میں دیگر ان لاز ہیں, چاہے شوہر ہے, کہ اس کو نوکرانی نہ بنائیے, اس کو مہارانی ہی بنے رہنے دیجیے. تو لیکن یہ جب مہارانی سے جب حساب کتاب ہوتا ہے, یہ سوال بڑا اہم ہے, کیونکہ کئی دفعہ لوگوں کا مزاج ہے نا کہ ایک مرد سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ محنت سے پیسے کما کر لا رہا ہے, وہ پیسے آپ نے دے دیا, اگر آپ مہینے کے آخر سے پہلے مزید پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو اکثر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور باقاعدہ حساب کتاب لیا جاتا ہے کہ پیسے بتاؤ تم نے خرچ کہاں کیے تھے. عامر بھائی اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے گا کہ اگر کمانے والا مرد ہے, یقیناً خاتون کے ہاتھ میں پیسہ ہے, تو کوئی ایسی ذمہ داری ہے کہ اس کو خرچے کا سارا حساب دینا چاہیے, زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کے اخراجات چلانا اگرچہ مرد کی ذمہ داری ہے, لیکن اس میں جو فنکاری ہے وہ عورت کی ہے. یعنی اس کے پاس وہ ہنر اور سلیقہ ہے کہ وہ کم پیسوں میں اچھا گزر بسر کر سکتی ہے, جسے ہم سلیقہ کرینہ کہتے ہیں. تو وہ برکت بھی عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو ایک خرچے کے پیسے دیتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ مینیج کر لیتی ہے. مرد عموماً مینیج نہیں کر پاتے اور اکثر روتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو اگر آپ عورت کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں اور اس کو, اگر بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو صلاحیت نہیں ہوتی تو ان کو صلاحیت دی جا سکتی ہے, سکھایا جا سکتا ہے, بتایا جا سکتا ہے کس طرح خرچ کرنا ہے. تو بجٹنگ تو یقینی طور پر حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ من اقتصد, یعنی ما عال من اقتصد, جو معیشت کا اپنے گھر کا ہو یا ملک کا ہو بجٹنگ کے ساتھ چلے گا, میانہ روی کے ساتھ چلے گا, وہ محتاج نہیں ہوگا, کبھی بھی وہ اس کا لاس نہیں ہوگا اس طرح کہ وہ ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے. تو جو حساب کتاب کی بات ہے, شروع میں ہو سکتا ہے ایسی ضرورت پڑے کہ بھئی بیٹا کہاں خرچ کر دیا یہ, یعنی بیٹا میں مزرائے تفنن کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل تو ہے نا یہ ایک تکیہ کلام بن چکا ہے, ہر ایک دوسرے سے یار کہہ رہا ہوتا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے, اس کے وہ معنی نہیں ہوتے جو لغت میں معنی موجود ہوتا ہے. بڑی تبدیلی آئی ہے سماجی رویوں میں. پہلے ہم دیکھتے تھے ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی جنریشن میں باقاعدہ دادا نانا ایمپریس مارکیٹ جا رہے ہیں, گھر کی گروسریز لا رہے ہیں, سبزی وہ لے کے آ رہے ہیں, پھل وہ لے کے آ رہے ہیں, گوشت کا ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے. لیکن اب اکثر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں, خاص طور پہ سپر مارکیٹس پہ, یہ ذمہ داریاں خواتین نے اٹھا لی ہیں. تو اب ان کی آپس میں تال میل کیسے بیٹھتی ہے, کن خرچوں پہ بہتر یہ ہے کہ وہ مرد خود ہی اس کی ذمہ داری لیں؟ کیونکہ کئی دفعہ خواتین یہ کمپلین کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں کہ ان کو تو لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے پیسے دے دیے اور بس ان کا کام ختم ہے, ساری ذمہ داریاں ختم ہیں, پھر میں جانوں میرے کام جانیں. اچھا جی, گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. گفتگو میں بات ہو رہی تھی خرچہ پانی کی, اور گھریلو ناچاکی اکثر خرچوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج کل کی تیز رفتار زندگی پہ جب آپ کی پروفیشنل ذمہ داریاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں, یعنی وہ وقت گیا جب آپ اپنے کام کو کسی وقت میں, کسی ٹائم ٹیبل میں محیط کر سکتے تھے کہ 9 to 5 جاب ہے جی, صبح 9 بجے جائیں گے, شام 5 بجے آ جائیں گے. آج کل اگر ہم خاص طور پہ شہری زندگی کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ 15-15, 16-16 گھنٹے کام کر رہے ہیں, اور پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. اور ہسبینڈ اینڈ وائف جب آپس میں اگر بات کریں اور واحد موضوع دونوں کے بیچ میں صرف پیسے کا رہ جائے تو پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں. فرحان آپا, اس پہ رہنمائی کیجیے گا کہ یہ مہینہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے برکتیں سمیٹنے کا ہے, اور آج بھی اگر لوگوں کے ذہنوں میں خرچہ اور اگر اس طرح کے irreconcilable differences ہوں, کس طرح اس میں ایک کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ بریک میں بات کر رہے تھے کہ خواتین جو ہیں بعض دفعہ اگر ان کو سارے پیسے بھی دے دیے جائیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے مینیج کرنا, اور وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتی. تو مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال یاد آ رہا تھا کہ خواتین کو خوشبوؤں اور کپڑوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا. یعنی وہ ہر وقت کسی نئی خوشبو اور نئے کپڑے کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں. اور یہ کوئی آج کے دور کی بات نہیں ہے, انبیاء کی جو وائفس تھیں یا جو صحابہ کرام کی تھیں وہاں پر بھی یہی معاملات تھے کہ خوشبو چاہیے اور کپڑا چاہیے. تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہاں, لیکن بہرحال جب کوئی بھی کپل جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ تمام جو ہیں پیسے وہ بیوی کے ہاتھ میں دے دی جائیں یا تمام پیسے مرد اپنے ہی ہاتھ میں رکھے اور بیوی کو ایک خرچہ دے دے, تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جو چند سالوں میں 2 سے 3 سال کے اندر بہت واضح ہو جاتے ہیں. اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے اس کی مینیجریل جو صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں.
کون اچھے سے مینیج کر سکتا ہے, کون کم خرچوں میں بھی زیادہ اچھا کام کر کے دکھا سکتا ہے. تو ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے شروع میں تو, کہ آپ ٹھیک ہے بیوی کو بھی خرچہ دیں کہ تم مینیج کر کے دکھاؤ کہ کیسے ہو سکتا ہے, یا پھر بیوی جو ہے وہ شوہر کو ٹوٹلی کہے کہ آپ مینیج کریں, میں آپ کو صرف بتاؤں گی, یعنی خرچہ آپ کریں گے, سامان آپ لائیں گے. جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ خواتین پر اتنا جی اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں گوشت اور دوسرے سبزی وغیرہ کے لیے کیسے مینیج کروں, یہ تو ٹائم وہ نہیں ہوتا. چیزیں جو وہ خود ہینڈل کر رہی ہے, یعنی کچن ہے یا گھر میں کوئی بھی صفائی وغیرہ کی چیز ہے وہ تو خود ہینڈل کر رہی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اسد, یو آلسو جوائنڈ اس ان دا پینل, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. مجھے یہ بتائیں کہ جو باہر کے کام تصور کیے جاتے ہیں, جیسے گاڑی کی مینٹیننس ہے, بے شک وہ بیوی کے استعمال میں گاڑی ہے, بچوں کے استعمال میں گاڑی ہے, یا پھر الیکٹریشین کا کام ہے, پلمبر کا کام ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خرچے, اس کی مینجمنٹ خاتون کو کرنی چاہیے یا یہ وہ چیزیں جو مردوں پہ جچتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. سدرا صاحبہ دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھریلو ماحول کیا ہے, کہ اگر ہسبینڈ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ گھر کے یہ سارے کام کر سکے تو بحالت مجبوری, تو دیکھیں نا دین نے بھی آپ کو کہا ہے کہ بحالت مجبوری خواتین باہر نکل سکتی ہیں, رزق حلال بھی کما سکتی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے روزمرہ کی زندگی جب انسان گزارتا ہے تو چاہے وہ گاڑی کی مینٹیننس ہو چاہے گھر کی مینٹیننس ہو, یہ تو ضروریات زندگی میں سے ہے. اور اس میں یعنی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہو سکتا, خواتین بھی اس میں, بلکہ کئی دفعہ کیونکہ کچن کی اگر کیبنٹ صحیح کروانی ہے تو اس کا واسطہ خاتون سے ہی پڑتا ہے, تو وہ اپنے حساب سے کرا لے, بہتر ہے. عموماً مرد حضرات میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کو وہ اتنا ایکسیس بھی نہیں دیتے ہیں کہ وہ اگر آفس میں موجود ہیں اور اگر گھر پہ نہیں ہیں اور ان کو ضروریات زندگی کی کوئی چیز چاہیے تو کم سے کم آپ اتنی مالی سپورٹ ان کو دے کے رکھیں کہ کسی مشکل وقت میں وہ ایمرجنسی میں اپنا گزر بسر کر سکیں. بالکل, یعنی اچانک کوئی ضرورت پڑ گئی ہے, مثال کے طور پر بچے کو چوٹ لگ گئی ہے, کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ رکشہ کر کے ہسپتال تک لے جا سکیں, تو ہاتھ اتنا ایٹ لیسٹ آپ کے پاس سپورٹ, آپ کے پاس مالی معاونت ہونی چاہیے. عامر بھائی آپ سے ایک سوال, اینڈ دین آئی ول آف کورس بی موونگ ٹورڈز دا کچن ایز ویل. کیا سمجھتے ہیں مرد کو اگر صرف اور صرف یہی کہا جائے کہ اب یہ خرچہ ہے, اب فلانا بل ہے, اور یہ واحد گفتگو کا موضوع ہو, اس کو ہمیشہ یہ یقین دلایا جائے کہ بھائی آپ کا کام ہے ٹو پرووائڈ فائنینشلی, nothing else, کیا اثر پڑتا ہے اس کا اس کے ذہن پہ بھی اور معاشرے پہ بھی؟ سب سے پہلے تو اس کا اثر یہی پڑے گا کہ وہ سمجھے گا ابھی بھی میں آفس میں ہی ہوں, اور جو میری وائف ہے وہ تو پہلے ہی ہاؤس وائف ہے. اور میں یہ آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین اپنے آپ کو ہاؤس وائف کہتی ہیں, وہ ہاؤس وائف نہیں ہوتی ہیں, وہ اپنے شوہر کی وائف ہوتی ہیں. ہاؤس لیڈی کہنا چاہیے اپنے آپ کو. اور جہاں تک آپ نے اسد بھائی سے سوال کیا تھا کہ گھر کی جو چیزیں ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں, آپ نے خود بھی اس پہ ایک نشاندہی فرمائی کہ خواتین کی پسند ہوتی ہے اور گھر بنتا ہی خاتون کے دم سے ہے اور اس کی پسند سے ہے. تو یہ تو ہوم اپلائنسز ہیں, ان کا تو تعلق ہی ہوم سے ہے, اور یہ ہے ہی ہوم وائف اپنے آپ کو سمجھتی ہے, تو پھر اسی کی ذمہ داری بنتی ہے. جہاں تک ہوم منسٹری ہے, اور جہاں تک آپ کی بات ہے, دیکھیے اگر تو گھر میں یہی باتیں ہوں گی تو یقینی طور پر پھر وہ روحانیت اور محبت اور الفت سب ختم ہو جائے گی, وہ مادیت ہی رہ جائے گی کہ پیسے سے شروع ہوتی ہے بات اور پیسے پہ ختم ہوتی ہے. اس کے لیے ایک وقت مخصوص ہونا چاہیے, ہفتے میں کوئی ایک دن, اور اس دن کا کوئی ایک خاص پیریڈ ہو, اس میں بیٹھ کر دونوں میاں بیوی بیٹھ کر بات کریں خرچوں کے حوالے سے. باقی عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سوتے وقت یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں, سب سے ورسٹ ٹائمنگز آپ کھانے کی میز پر سوتے وقت صبح اٹھتے ہی, ان اوقات میں تو ممنوع ہے یہ امور ڈسکس کرنا, کیونکہ آپ کی بھوک اڑ جائے گی, جو آپ کھائیں گے وہ زہر ہو جائے گا, اور پھر اگر آپ سوتے وقت کی باتیں ہوئیں تو پھر تو آپ کی نیند ہی کافور ہو جائے گی. تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے باتیں, ورنہ پھر آفس میں اور گھر میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. صحیح. صاحبہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو سدرا صاحبہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے, شاید ہمارے ویورز اس کو مذاق میں اڑا کے چلے ہیں کہ جب انسان کھانا کھا رہا ہے تو توجہ سے کھائے تاکہ اس کے جسم پر وہ لگے, اس کو اس کی توانائی میں اضافہ ہو. پھر دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواتین کے لیے بھی کہ دیکھو جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو تم ان کو وارم ویلکم کرو, کم سے کم تمہارے چہرے پر اسمائل ہو, تمہاری خوشبو, تمہارا بننا سورنا وہ شوہر کے لیے ہو. اور ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ انسان ابھی گھر میں داخل ہوا ہے, آتے کہہ دیں پانی نہیں آ رہا گھر میں, صبح سے آپ آتے فون کر رہی تھی, ارے بھائی راستے میں تھا, چیزیں تھیں, یا سب نے ریس بنائی ہوئی ہے, سب کو لگتا ہے کہ خوشی یا آپ کو اطمینان تب ملے گا جب آپ نے وہ گول پا لیا. مثال کے طور پہ آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, کسی بہتر محلے میں گھر لینا چاہتے ہیں, بڑی گاڑی لینا چاہتے ہیں, تو جو وقت گزر رہا ہے وہ اہم نہیں ہے, بس پہلے وہاں پہنچیں گے تو خوشی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ گفتگو ہماری چلتی رہے گی, لیکن ہم پریزنٹ میں آتے ہیں. یہاں پہ جو روح افزا ڈیلائٹ بنائی ہے شیف سمیہ نے, جلدی سے اس کا ریکیپ لے لیتے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ اس کے اندر مجھے کوئی فروٹ بھی نظر آ رہا ہے, اینڈ یو ہیو واٹر میلن آن دا سائڈ.
I think that's a twist. यहाँ पे हमने वाटर मेलन के चंक्स भी डाले हैं, but we could blend it as well. और साथ में हमने हल्का सा लेमन जूस डाला था, फ्रेश लेमन ऑफ कोर्स, एंड इसके अंदर हल्की हमने अपना हमारा फेवरेट रूह अफ़ज़ा यूज़ किया था. अच्छा, तुम क्या रेकमेंड करोगी इसमें? मुझे तो वैसे चंक्स नज़र आ रहे हैं, आप इसको साथ में ब्लेंड भी कर सकते हैं? डेफिनेटली डिपेंड करता है, जैसे मुझे हल्का सा चंक्स अच्छे लगते हैं तो मैंने उसके अंदर हल्का सा चंक्स डाल दिए. अच्छा, मुझे शेफ समिया कहा जा रहा है आपका शायद माइक ऑफ हो गया है, सो दिस नीड्स ब्लेंडिंग, और आप ज़बरदस्त एडिशन कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा डिलाइट बना सकते हैं इसमें वाटरमेलन, लेमन और पानी डाल के. इसको अगर आप अच्छी सी स्मूदी की तरह वर्ल्ड कर सकें, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट. इसकी मज़ीद डिटेल्स हम आपको बताते हैं. जी जनाब आली, ख़र्चा पानी हिसाब किताब जब होता है, जैसे दुकानों पे नहीं लिखा होता था पहले उधार मोहब्बत की कैंची है, इसी तरह घर में भी सूरत हाल यही होती है कि जहाँ हिसाब किताब मांगा नहीं. बेशक आप किसी टीनेज बच्चे से पूछ लें कि तुम्हें भेजा था दुकान पे भाई ब्रेड और अंडे लेने के लिए, वापस कितने पैसे बचे, तो वो भी आपको एक बुरा सा मुँह बनाकर पैसे का हिसाब देगा. वैसे भी आजकल लगता है कि आप चाहे 1000 का नोट लेके निकलें, 5000 का नोट लेके निकलें, जितना आपने एक्सपेक्ट किया होता है ख़र्चा उससे ज़्यादा ही होता है. अगर किसी का शौहर बहुत सख्त मिजाज है, राना पर ये कई लोगों ने आपके लिए सवाल भेजा है कि अगर जैसे कहा जाता है ना बुखील है, कोई कंजूस है, पैसे पैसे के ऊपर लड़ाई हो जाती है, उसके पर एक तरह से अदालत लग जाती है, तो ऐसी खातून क्या करे? कोई दुआ है जिससे इस तरह के मिजाज में तब्दीली आ सकती है? इस पे वो मुझे वाक़या याद आ रहा है, हज़रत अबू सुफियान की जो बेगम थी हिंदा, तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने लगी कि बहुत बखील है मेरे शौहर, और मुझे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खर्चे की ज़रूरत होती है, तो मेरे हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं होते और अबू सुफियान मुझे नहीं देते, तो मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया कि तो तुम्हें जो ज़रूरत होती है, तो वो जो पैसे मतलब उनके होते हैं उनमें से तुम निकाल सकती हो अपनी ज़रूरत के सिर्फ, कि तुम अपने ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर वो खर्च कर लो, तो उसके ऊपर यानी फिर तुम्हें कोई मुआखज़ा नहीं है. तो ख़वातीन तो जैसे मुफ्ती साहब ने शुरू में कहा कि पूरी जेब ही उनकी होती है, तो सब कुछ ख़वातीन को पता होता है कि जो छुपे हुए पैसे भी हैं वो कहाँ रखे हुए हैं. अच्छा, ये एक वैसे एक वैल्यू प्रिंसिपल पे मैं ये सवाल करना चाही थी. आमिर भाई आप बताएं इसके कि ठीक है, ये कहना बहुत आसान है कि जी शौहर के पैसों पे पूरा हक बीवी का है, लेकिन अगर बग़ैर बताए उसके वॉलेट से पैसे निकालती है, ये चोरी में शुमार तो नहीं होता? जी, पहली बात तो यह है कि शौहर की तमाम कमाई पर या तमाम आमदनी पर बीवी का मुकम्मल हक नहीं है, नहीं होता. अच्छा, बीवी का भी हक है, क्योंकि शौहर के जो अगर वालिदैन हैं और वह बिलखुसूस अगर गनी नहीं है, उनका हक है. फिर अगर शौहर की कोई और भी बीवी है तो उसका भी हक है, और उसकी औलाद है तो उसका भी हक है. अगर ना पता हो कि कोई और बीवी है तब तो पूरा हक आप ही का है ना? नहीं, वो तो आप समझ रही है ना कि आपका हक है, लेकिन शौहर को तो पता है कि उसकी बीवी का भी हक है और वो पाबंद है कि दोनों में अदल करेगा. सही. अब अगर वाक़तन शौहर ज़रूरियात के लिए नहीं देता है, हाँ, जो उसकी जिम्मेदारी है, तो फिर शौहर बजाय इसके कि नाचाकी हो, झगड़ा हो, फसाद हो, वो अगर ज़रूरियात के लिए, फजूलियात के लिए नहीं, ज़रूरियात के लिए उसकी जेब से उसे बताए बगैर कितने निकालते इतने ज़रूरी हैं, तो कोई हर्ज नहीं है और इसमें. बाद में बता दे, ना भी बताए, ना भी बताए. अगर अच्छा तो मूड भी है तो कोई इशू बता नहीं भी है, दे. क्योंकि अगर बताएगी तो फिर वही झगड़ा. हाँ. फिर तो अगर उसने खुद से खर्च कर दिया और भूल गया तो भी बीवी पर ही बात आएगी. सही. एक बीवी ने कहा ना कि मेरी अंगूठी गुम हो गई है गोल्ड की, तो शौहर ने कहा नहीं वो मिल गई है. कहाँ है? कहाँ? मेरे कोट की जेब में है. कहना आपको कैसे पता? का वहाँ 20,000 रुपए थे, वो नहीं है, लेकिन अंगूठी है. तो 20,000 रुपए बेगम ने निकाल लिए थे, तो शौहर ने वहीं पर अंगूठी डाल दी थी. सही. तो पता तो चल जाता है, लेकिन ज़रूरियात की हद तक इजाज़त है, फजूलियात में गुंजाइश अच्छा, आपने एक बात कही कि सिर्फ और सिर्फ बीवी का हक नहीं है, सबका हक है. और असद, आपको क्या लगता है कि वालदा, बहन और बीवी, आम तौर पे मर्द हजरात जो आपके फ्रेंड्स हैं जो शादीशुदा हैं, अदल कर पाते हैं? यानी कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी बीवी के लिए तोहफ़ा लेने जाओ तो सोच में ये भी बढ़ जाता है इंसान के घर में वालदा भी हैं, बहन भी हैं, सबके लिए तोहफ़े ले जाने हैं, तो फिर वो कहते हैं एक भी नहीं लेता, ये ज़्यादा बेहतर है. देखिए बात ये है, अब ये तो हर इंसान की जेब के ऊपर है, लेकिन कोशिश करे कि इंसान किसी को अगर कुछ ना दे सके, कम से कम अपनी मुस्कुराहट तो दे दे. हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, और कम से कम ज़ाहिर सी बात है वालिदैन तो एक ऐसी नेमत है, उन पर माल क्या जान भी कुर्बान है, और तोहफे तहफ़ देने चाहिए, जेब के मुताबिक दें. अच्छा जी, हम बढ़ते हैं एक दफ़ा फिर किचन की तरफ, और किचन में देखते हैं जो हमारा लास्ट टाइम रेसिपी रह गई थी डिलाइट की. जी समिया, डिलाइट में कैसे बनाया, क्या बनाया, बताइए. Well, first of all, welcome back into the kitchen. तो अभी जिस तरह मैं बता रही थी कि डिलाइट के अंदर हमने पानी इस्तेमाल किया था, और फेवरेट रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल किया था, और साथ में हमने फिर इसके अंदर वाटरमेलन भी डाले थे. सही. वाटरमेलन चंक्स डाल लें या फिर इसको साथ में ब्लेंड कर दें अलॉन्ग विद फ्रेश लेमन जूस. ओके.
तो जब आप उसको ट्राई करेंगे, अभी आप ऑफ कोर्स वी आर इन अ स्टेट ऑफ रोज़ा, लेकिन जब रोज़ा खुलेगा तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि लाइक यस दिस डेफिनेटली वाज ए डिलाइट टू हैव फॉर इफ्तार। ज़बरदस्त। तो आपको फ्लेवर का ये कॉम्बिनेशन अच्छा सा मिल सकता है अगर आप वाटरमेलन, लेमन और रूह अफ़ज़ा को मिक्स करते हैं। दैट्स द डिलाइट। प्लीज़ टू ट्राई इट और फिर हमें बताइएगा कि ये कॉम्बिनेशन। मुझे बताएं ईद पे लोग कैसे प्लानिंग करें? इस दफ़ा ऑलरेडी सब कह रहे हैं कि महंगाई है, चीज़ें प्रॉब्लम में हैं। अक्सर मर्द हज़रात भी ये कह रहे हैं कि उनको अपने कारोबार में मुश्किलात आ रही हैं। किस तरह प्लान कर सकती हैं? एनी टिप्स? भाई देखिए, ये फिर वही बात है कि अपनी जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलना होता है। तो जिसकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज करें। अगर कम है तो उस पर रोएं नहीं और वावेला नहीं करें, और उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र का और सब्र का महीना है। सही। क्योंकि अगर आप इस पर भी शुक्र करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, और कम बजट में अपनी चीज़ें बना लें। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा है और आप अच्छे तरीके से उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर सकते हैं तो उस तरह से करें, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, बल्कि उसमें कुछ किसी और को भी शामिल कर लें जिसको दे सकते हो। अक्सर घरों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइमिंग पे बहुत डिपेंड करती है। अगर आप किसी कारोबार में हैं, कोई ताजिर हैं, तो आपको लगता है कि 20-25 रमज़ान के बाद तो आपके पास पैसे आएंगे, आपकी प्लानिंग इस तरह की है। उसके बाद खातून के पास इतना वक्त नहीं पड़ता, फिर वो लास्ट डेज में अगर शॉपिंग कर रही है तो उसको सारा घराना जज कर रहा होता है कि तुमने ये काम पहले क्यों नहीं किया। अब वो बेचारी क्या बताए कि पहले पैसे ही नहीं थे। ये ना ख़वातीन को वैसे ज़रूर माइंड में रखना चाहिए कि रमज़ान में ना एक्स्ट्रा मसरूफियात होती हैं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि काम भी ज़्यादा होता है और इबादत भी करनी होती है। अगर तमाम ख़वातीन प्लानिंग से चलें और रमज़ान से पहले शॉपिंग का काम कर लें तो न सिर्फ ये कि उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी, वो तमाम एक्स्ट्रा काम अच्छे से कर सकेंगी, बल्कि इबादत को भी ज़्यादा टाइम दे सकेंगी। और मर्द हज़रात भी इस प्लानिंग में उनका साथ दें कि उनको वक्त पे पैसे दे दें और बुरा समूह ना बनाएं, है ना। इसी के साथ आमिर भाई और फरहाना आपा बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन भी शेयर की, और मेरे ख्याल में एक मर्द की रोज़ी में, उसके नान नफ़के में तभी बरकत होती है जब वो अपने अहलो अयाल पे, ख़ास तौर पे अपनी बीवी पे खर्च करता है। इसके हमें कई हवाले मिलते हैं। आई होप दैट कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ रहेंगे और हमें अपने कमेंट्स और फीडबैक से भी आगाह करते रहें कि किन मौज़ूआत पे आप ये गुफ्तगू